हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य के चैप्टर वाइज सीरीज मैंने आपके लिए चला रखी है। चैप्टर 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है आदिकाल का। ठीक है, आदिकाल के मैंने 250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। हर एक क्लास में हम 25-25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास का क्वेश्चन रहेगा 251वां, यानी कुवलयमाला कथा के रचनाकार है। यानी कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो ए रोड़ा कवि, बी उद्योतन सूरी, सी दामोदर शर्मा, डी ज्योतिश्वर ठाकुर। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कुवलयमाला कथा के रचनाकार है उद्योतन सूरी। यहाँ पे देखते हैं रचना दे रखी है, उसकी विधा है, फिर रचनाकार है, फिर इसका समय है और फिर क्या है इसकी भाषा है भाई। ठीक है, रचना देखते हैं। रचना कुवलयमाला है भाई, कुवलयमाला कथा है। ठीक है, और विधा क्या है इसकी, ये गद्य विधा का है। और ये किसका है, उद्योतन सूरी इसके रचनाकार रहेंगे। 9वीं सदी का ये रहेगा भाई गद्य। और आदिकालीन राजस्थानी इसकी भाषा रहेगी किसी कुवलयमाला कथा की। राउल बेल, ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है, गद्य पद्य मिश्रित। ठीक है, और ये रोड़ या रोड़ा कवि की, अभी कहीं पे रोड़ कवि लिखा हुआ और कहीं पे रोड़ा कवि लिखा हुआ है। ठीक है, 10वीं सदी का इसका समय रहेगा और भाषा इसकी रहेगी पूर्वी हिंदी या अवधी बोली, इनको बोला जा सकता है। आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है और दामोदर शर्मा इसके रचनाकार रहेंगे। 12वीं सदी इसका समय रहेगा भाई। ठीक है, प्रकाशन वर्ष रहेगा 12वीं सदी। वर्ण रत्नाकर किसकी है, ये क्या है, ये शब्दकोश है। ठीक है, शब्दकोश ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, और ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार है। 14वीं सदी की रचना रहेगी और मैथिली भाषा में है वर्ण रत्नाकर भाई। 252वां क्वेश्चन है, अद्यमान की रचना है। जो अद्यमान है उसकी कौन सी रचना है ये हमें बताना है। तो ए प्राक्त पैंगलम, बी संदेश रासक, सी जयचंद्र प्रकाश या डी प्रबंध चिंतामणि। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, संदेश रासक अद्यमान की रचना रहेगी भाई। व्याख्या में देखते हैं इसके। संदेश रासक रचनाकार, रचना है, फिर रचनाकार यानी इसके लेखक और समय। संदेश रासक अब्दुल रहमान या अद्यमान की रचना है। 13वीं सदी इसका आरंभ है। ठीक है, आगे है प्राक्त पैंगलम, ये सुमति, जो सुमति है लक्ष्मीधर याकोबी के अनुसार, देखो सुमति इसके रचनाकार माने प्राकृत पैंगलम के, ये याकोबी के अनुसार माने। और लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार लक्ष्मीधर को प्राक्त पैंगलम का रचनाकार माना जाता है भाई। आगे जयचंद्र प्रकाश, ये भटकेदार की रचना रहेगी और 12वीं सदी इसका समय रहेगा। प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग की रचना है और 1304 ईस्वी इसका समय रहेगा। आगे 253वां क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ये कवि इनमें से कौन से 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं वो हमें बताना है। तो सरैपा है भाई 8वीं शताब्दी के, सबरपा भी है, स्वयंभू भी है, लेकिन हेमचंद्र 8वीं सदी के कवि नहीं है, 11वीं सदी के कवि रहेंगे भाई। आगे है क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद्र नहीं है, ये 11वीं शताब्दी के कवि है। अन्य कवियों का समय एवं रचना इस प्रकार है। सरैपा दोहाकोश इनकी रचना रहेगी और 8वीं सदी इनका समय रहेगा। हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी रचना रहेगी, 11वीं सदी इनका समय रहेगा भाई। सबरपा इनकी रचना है चर्यापद और 8वीं सदी इनका समय है। स्वयंभू पंचरु इनकी रचना है और 8वीं सदी इनका समय रहेगा भाई। आगे है 254वां क्वेश्चन, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। जो पुष्पदंत है उनकी प्रबंध रचना कौन सी है ये हमें बताना है। तो रिठ नेमिचर्यु, नय कुमार चर्यु, पवनचर्यु या भविष्यत कहा भाई। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, जो नय कुमार चर्यु है ये पुष्पदंत की प्रबंध रचना
रहेगी भाई। ठीक है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। रिठनेमि चर्यु या अरिष्टनेमि चर्यु ये स्वयंभू की है। पवनचर्यु या पद्य चरित्र ये स्वयंभू का और ये प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा यह सूर्य पंचमी। ठीक है। भविष्यत कहा का दूसरा नाम क्या है रचना का? सूर्य पंचमी। ये धनपाल का रहेगा भाई। आगे 255वां क्वेश्चन, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है भाई? ठीक है। मैथिली हिंदी में पूछा है। ठीक है। और गद्य की पहली पुस्तक पूछा तो ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी राहुल बेल, डी बसंत विलास। ये ऊपर मैंने व्याख्या में भी करवाया है। जो वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली हिंदी की गद्य की पहली पुस्तक रहेगी भाई, वर्ण रत्नाकर। व्याख्या देखते हैं इसकी। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर रहेंगे। यह शब्दकोश है। ठीक है। ये क्या है? एक शब्दकोश है, वर्ण रत्नाकर। और इसका रचनाकार 14वीं शताब्दी का पूर्वाध माना गया है। किसका भी? वर्ण रत्नाकर का। आगे है 256वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो दोहा कोश है, स्वाकाचार है, संदेश राशक है, कीर्ति लता है। सॉरी, कीर्ति, हाँ, कीर्ति लता भाई। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले दोहा कोश आएगा, फिर स्वाकाचार, फिर संदेश राशक, फिर कीर्ति लता भाई। आगे व्याख्या में देख लेते हैं। रचना है, प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार है। तो रचना दोहा कोश, इसका प्रकाशन कब हुआ था भाई? दोहा कोश रचना का 8वीं शती में। और रचनाकार कौन है? सरैप्पा है। सावकाचार 933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके रचनाकार है जैन आचार्य देवसेन। संदेश राशक 12वीं-13वीं शती की में इसका प्रकाशन हुआ था और अब्दुल रहमान इसके रचनाकार रहेंगे। और इनको अद्यमान भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम अद्यमान भी है। कीर्तिलता 1323 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। विद्यापति इसके रचनाकार रहेंगे भाई। नोट है, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था भाई। ठीक है। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने जो दोहा कोश है उसका संपादन किया था। लेकिन रचना किसकी है? ये सरैप्पा की है। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैनाचार्य मैराथन की, यानी ए का 2 भाई। जो हमें आता वो हमें सबसे पहले लगाना चाहिए, यानी बी का 2 है। तो बी का 2 ओनली नहीं भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो कट गए दोनों। तो आगे देखते हैं। पहला देख लेते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध। जो कुमारपाल प्रतिबोध है ये सोमप्रभ सूरी की रचना रहेगी। कुमारपाल प्रतिबोध। तो ए का 3 हो गया और बी का 2। देखते हैं नीचे। तो देखो ये तो कट गया क्योंकि इसमें ए का 1 है, तो यहाँ पे ए का 3 है, बी का 2 है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, कुमारपाल चरित्र। जो कुमारपाल चरित्र ये हेमचंद्र की है भाई। सी का 1 है, ये रहा। और हमीर रासो ये सारंगधर की रहेगी। सारंगधर की है हमीर रासो। तो डी का 5। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। रचना दे रखी है, उनके सन है और रचनाकार है। कुमारपाल प्रतिबोध ये 12वीं शती की रचना है, यानी 1184 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और रचनाकार इसके सोमप्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि 14वीं शती की है, यानी 1304 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और मेरुतुंग की ये रचना रहेगी। कुमारपाल चरित्र ये हेमचंद्र की रचना है। हम्मीर रासो 1357 विक्रम संवत इसका समय है और ये सारंगधर की है। हम्मीर रासो। परमार रासो या आला खंड, ठीक है, ये 1230 ईस्वी जगनिक की रचना रहेगी। परमार रासो का दूसरा नाम क्या है? आला खंड है। आगे है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। तो देखो करते हैं। तो राठौड़ री ख्यात, इनकी रचना कौन सी है? दयालदास की रचना है ये राठौड़ री ख्यात। ठीक है, यानी ए का 5 हो गया।
वैराट पुराण, वैराट पुराण है गोरखनाथ की रचना। बी का 4। पुष्पदंती किसकी है? ये है उपदेश रसायन रास। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास भाई। ठीक है। जिनदत्त सूरी, इनकी रचना कौन सी है? इनकी है भाई, सॉरी एक मिनट, जो पुष्पदंत है इनकी है उत्तर पुराण। ठीक है। और जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास भाई। ठीक है। तो डी का 2, सी का 3, बी का 4 है और ए का 5 है। तो ये भाई हमारे बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। यानी राठौड़ ख्यात दयाल दास, वैराट पुराण ये गोरखनाथ, पुष्पदंत की है उत्तर पुराण और जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन। आगे व्याख्या में देखते हैं। ये रचनाकार हैं और ये इनकी रचनाएं हैं भाई। वहाँ पे उल्टा सीधा दे रखा था, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दयाल दास की कौन सी है? राठौड़ा ख्यात है। गोरखनाथ की है वैराट पुराण, पुष्पदंत की है उत्तर पुराण रचना, जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी का समय रहेगा। सारंगधर की है सारंगधर पद्धति। 259वां क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। जो सिद्ध है उनकी साधना में शून्य का पूरक तत्व था भाई, क्या था? ए व्रजता, बी अग्नि, सी चित्र या डी ज्ञान। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ज्ञान था भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक है। व्याख्या देखते हैं इनकी। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साहित्य योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। व्रजयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलाने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है भाई। आगे है 260वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित कौन सा है इनमें से? तो ए राउलबेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर या डी कुवलयमाला। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ रहेगा। व्याख्या देखते हैं इसके। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा है और ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण भाई। ठीक है। काल कर्मानुसार संगति क्रम क्या होगा? ठीक है। तो कुवलयमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलबेल, कीर्तिलता। कीर्तिलता तो सबसे बाद में आएगी इसलिए सबसे पीछे दे रखे हैं। ठीक है। फिर आएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो 2 में है इसलिए ये भी कट गया, तो यहाँ पे है। फिर आएगा राउलबेल, तो राउलबेल यहाँ है और पहले आएगा कुवलयमाला, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखते हैं भाई। व्याख्या में रचना है, लेखक है और इनका समय है। तो कुवलयमाला उद्योतन सूरी इसके लेखक रहेंगे और 9वीं शताब्दी इसका समय रहेगा कुवलयमाला का भाई। राउलबेल रोड़ा कवि इसके लेखक रहेंगे। ठीक है। 11वीं शताब्दी इसका समय रहेगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा इसके लेखक रहेंगे और 12वीं शताब्दी इसका समय रहेगा भाई। कीर्तिलता विद्यापति इसके लेखक रहेंगे और 14वीं शताब्दी इसका समय रहेगा। आगे 262वां क्वेश्चन है। ठीक है। 262वां क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से बता रहा भाई, इनमें से जो नीचे दे रखे हैं इनमें से सबसे पुराने कवि कौन से है? तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या विद्यापति। तो भाई सबसे पुराने कवि है विद्यापति, और विद्यापति क्या है? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। तुलसीदास और सूरदास भक्ति काल के हैं। ठीक है। और जो बिहारी है ये हमारे रीतिकाल के कवि रहेंगे। आगे व्याख्या में देख लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। निम्नलिखित कवियों के कालक्रम इस प्रकार हैं। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहे भाई। ठीक है। यानी 1350 में इनका जन्म हुआ विद्यापति का और 1450 में इनकी मृत्यु हो गई। सूरदास 1778 में इनका जन्म हुआ ईस्वी में है ये,
और 1583 में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? सूरदास की भी। 1478 में जन्म हुआ था। तुलसीदास 1532 में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बिहारी 1595 में जन्म हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे 263वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों से शामिल नहीं है? ठीक है भाई, नाथपंथी जो साधक थे उनमें शामिल नहीं है, तो हमें बताना है। जलंधरी पाव, भरथरी, कणप्पा, चुनक्कर नाथ। तो कणप्पा जो है वो नाथ साधकों में शामिल नहीं है। ये भाई किस में है, ये हमें देखते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या 9 थी, जिसमें गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र, बर्थडी, चुनकर नाथ तथा जलंधरी पा आदि के नाम साहित्य का विकास किया भाई। कणप्पा आदिकाल के सिद्ध कवि थे। कौन थे कणप्पा? सिद्ध कवि थे भाई आदिकाल के। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 मानी गई है, और नाथों की 9 भाई। आगे है 264वां क्वेश्चन, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? जो गोरखबानी पुस्तक है इसके संपादक पूछे हैं भाई, संपादक कौन है? तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर भागीरथ मिश्र, सी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल भाई। व्याख्या देखते हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। कहाँ से हुआ था इसका प्रकाशन? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया है। कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, आपको ध्यान रखना है भैया। आगे है 265वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा कहा गया है? ग्रंथ में पूछा भाई, किस ग्रंथ में? ठीक है, चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा कहा गया है। तो ए शिव सिंह सरोज में, बी पृथ्वीराज रासो में, सी मुंजरासो में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शिव सिंह सरोज में भाई चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा कहा गया है। व्याख्या में देख लेते हैं। चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। तो शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर है। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नक्सिक वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे भाई। ठीक है, देख लो, ये इनकी विशेषता है। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में इन्हें छप्पो का राजा कहा गया है। किसको? चंद्रबरदाई को भाई। आगे है 266वां क्वेश्चन, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? ठीक है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। ठीक है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ए मुनि जिन विजय, बी है राहुल सांस्कृत्यायन, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकालीन काव्य ग्रंथों के विषय में कहा गया है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो के विषय में लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में। ठीक है भाई, क्या है राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ? हिंदी काव्य धारा, और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1944 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। ये भाई 2 भाग में है। कितने भाग में है? 2 भागों में है ये। आगे है
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है भाई। तो ए, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहा में हुई, ये भी ठीक है। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है, ये क्या है भाई, गलत है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये सिद्ध साहित्य के विषय में नहीं है। व्याख्या में देखते हैं, सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के संबंध में क्या है, गलत कथन है। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, क्या है भाई, संध्या भाषा है, इसलिए कथन क्या हो गया, गलत है, क्योंकि पिंगल भाषा इसमें आया हुआ था। सिद्ध साहित्य का पठन मागधी अवट में हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई, दोहा कोश है। सिद्ध कवियों ने सहज साधना, गुरु सेवा का ज्ञान किया। पंडित राहुल सांस्कृत्या ने भी 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। किसने, पंडित राहुल सांस्कृत्या ने भी 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय, जो कौल ज्ञान निर्णय है उसके रचनाकार कौन है। तो ए गोरखनाथ, बी जालंधरनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ या डी गोपी चंद्र। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, मत्स्येंद्रनाथ क्या है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार रहेंगे। मत्स्येंद्रनाथ कौल निर्णय के रचनाकार है। इस पुस्तक का संपादक डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है भाई, ठीक है। इसका प्रकाशन संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किया है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ठीक है भाई, अपभ्रंश से जो प्रभावित है हिंदी रचना वो हमें बतानी है कौन सी है। तो ए खुमान रासो, बी डोला मारूरा दूहा, सी भरतेश्वर बाहुबली रास या डी जय मैंक जस चंद्रिका। तो भाई सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। ठीक है, कौन है भाई भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक, जैन कवि शालिभद्र सूरी। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर एवं बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृति भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं भाई। कौन, गणपति चंद्रगुप्त भाई। जो गणपति चंद्रगुप्त है भाई वो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और हिंदी की प्रथम रचना किसको मानते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास में। और इन्होंने किसमें माना, तो इनके जो वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्रगुप्त का, इसमें इन्होंने माना है भाई। आगे 270वां क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। जो चारण साहित्य है, ठीक है, वो किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो ए सिद्ध साहित्य का, बी नाथ साहित्य का, सी जैन साहित्य का या डी रासो साहित्य का। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। डी ऑप्शन ठीक है, चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई थी। ठीक है भाई, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ है भाई। आगे 271वां क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। ठीक है, जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, ये हमें बताना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या डी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो भाई आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने भाई, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीर गाथा काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संधि काल एवं चारण काल नाम दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है भाई। ठीक है, देखो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने भाई संधि काल और चारण काल कहा है। ठीक है, दोनों नाम इन्होंने ही दिए, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। भाई दो व्यक्तियों ने चारण काल कहा है आदिकाल को, ध्यान रखना आपको। अगर पूछा जाए संधि और चारण काल किसने कहा है तो राम कुमार वर्मा ने, और अकेला आ जाए चारण काल तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और चारण काल दे दिया जाए और ऑप्शन में राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन हो तो आपने दोनों पर टिक लगाना है ना, बोथ करके आना है आपको। आगे है 272वां क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है ये हमें बताना है। तो एक ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी सिख साहित्य या डी नाथ साहित्य। तो सिख साहित्य क्या इसमें उपलब्ध नहीं है? सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरुओं की रचनाएं उपलब्ध है। 73वां क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? जो आदिकाल है उसका जो साहित्य है उसका प्रमुख रस कौन सा है ये हमें बताना है। तो ए शांत, बी हास्य, सी करुण या डी वीर। तो वीर रस क्या है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस रहेगा, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों की वीर रसात्मक रचनाएं प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है भाई। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ है। 274वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को या डी स्वयंभू को। तो भाई डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है भाई। व्याख्या देखते हैं, जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पवनचरियु यानी पद्म चरित्र, ऋठनेमि चरियु, अरिष्टनेमि चरित्र, हरिवंश पुराण, ये इनके भाई दूसरे नाम है। पवनचरियु का क्या है? पद्म चरित्र, और ऋठनेमि चरियु का क्या है? अरिष्टनेमि चरित्र या हरिवंश पुराण है। अतः स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की है किसने? स्वयंभू ने भाई। पवनचरियु में राम की कथा है तथा अरिष्टनेमि चरियु हरिवंश पुराण में कृष्ण की कथा है भाई। ठीक है, अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पवनचरियु में केवल 5 कांड रखे हैं। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। ठीक है, जो पवनचरियु है भाई इसमें कितने हैं? 5 कांड है। कितने हैं? 5 कांड है। ठीक है, और उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा है। क्या रखा भाई? बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा है तथा अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है जो तुलसीदास ने लिखी उसमें 7 कांड है। ठीक है, और जो स्वयंभू ने लिखी है इसमें 5 कांड है। तो इसमें से जो पहला कांड है बाल कांड, उसका नाम तो इन्होंने रख दिया विद्याधर कांड स्वयंभू ने, और अरण्य और किष्किंधा कांड को इन्होंने नहीं रखा, इसलिए क्या है 5 कांड इसमें हो गए हैं। ठीक है, 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 10वीं सदी के हैं जैन कवि पुष्पदंत। ठीक है, और इनको अपभ्रंश का भभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की। तो भविष्यत कहा रचना के रचनाकार कौन है? धनपाल जी रहेंगे। और 275वां क्वेश्चन है, और आज की अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे भाई। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? अभी ऊपर भी आया था। तो ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने,
सी राव सांस्कृत्या ने, डी रामकुमार वर्मा ने। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। व्याख्या में देखते हैं, काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। भाई प्रारंभिक काल यानी आदि काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी, जबकि राहु सांस्कृत्या ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। किसको भाई? आदि काल को। काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा है। ठीक है, आदि काल को भाई राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है और साथ में संधि काल भी कहा है राम कुमार वर्मा ने। आगे है, राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अभी आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।